नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी की। ये जंग अचानक फिर से क्यों भड़क उठी, ईरान इजराइल को किस तरह जवाब दे रहा है और इजराइल का अगला कदम क्या होगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, वो भी बहुत आसान तरीके से, ताकि कोई भी इसे समझ सके। जो पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से भी नहीं है वो भी इसे चुटकियों में समझ सके। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं। सबसे पहले ये पूरा मामला शुरू हुआ 13 जून को। इजराइल ने एक बड़ा हवाई हमला किया जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले में इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान की रिवॉल्यूशन गार्ड यानी कि IRGC के कमांडर्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले साइंटिस्ट को मार गिराया। अब ये न्यूक्लियर वाला मामला तो वैसे भी दुनिया में तनाव का बड़ा कारण है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमला अचानक था या फिर इसके पीछे कोई पहले से ही बनाई गई साजिश थी। अब एक ट्विस्ट सुनिए, जब इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया तो उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की न्यूक्लियर डील को लेकर के बातचीत चल रही थी। दोनों देश न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और उनके बड़े साइंटिस्ट को मार डाला। ये क्या माजरा है, एक तरफ तो डिप्लोमेटिक बातचीत तो दूसरी तरफ सीधा हमला कर दिया। इजराइल किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन जब उस पर हमला होता है तो वो पूरी दुनिया से मदद मांगता है। G7 देश यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, ऑस्ट्रेलिया सबको बुलाता है और बोलता है कि आओ भाई मुझे बचाओ और ईरान की जो लड़ाई है इसको रोक दो। अब गाजा का मसला तो और भी बहुत ज़्यादा गंभीर है, वहाँ दिन रात लोग मारे जा रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप पर भी हमले हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो आतंकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन पूरा बिल्डिंग क्यों ढा देता है? इसे तो एक तरह से एथनिक क्लेंजिंग ही कहेंगे ना। और ऊपर से गाजा में ना खाना पहुंचा रहे हैं, ना दवाइयाँ, ना जमीन से, ना हवा से, ना समुद्र के रास्ते से, कहीं से भी मदद नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं और जैसे ही ईरान थोड़ा सा जवाबी हमला करता है तो इजराइल बच्चों की तरह पूरी तरीके से शोर मचाने लगता है। इजराइल को ईरान से पहले ही चिढ़ थी। यमन में हूती विद्रोही, लेबनान में हिजबुल्लाह, इन सब के पीछे ईरान का हाथ माना जाता है। इजराइल को लगता है कि फिर हर तरफ से उस पर हमले हो रहे हैं, दक्षिण से, उत्तर से, पूरब से। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी तो जॉर्डन ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। मतलब मिस्र, जॉर्डन जैसे देश इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बात तो खुली किताब है जो कि सबको मालूम है। अब इजराइल का रोना ये है कि जब हम तुम्हारे कमांडर्स को मारते हैं तो तुम हमारे सिविलियंस को क्यों निशाना बनाते हो। लेकिन सवाल ये है कि गाजा में वो खुद आम लोगों को क्यों मार रहे हैं। याद है ना हिरोशिमा नागासाकी का वाकया, जापान ने अमेरिका के जहाज़ों पर हमला किया था तो अमेरिका ने सीधे आम लोगों पर बम गिरा दिया था, लाखों लोग मारे गए थे और आज तक वहाँ रेडिएशन का असर भी दिखता है। तो इजराइल ये दोहरा रवैया क्यों दिखा रहा है? ईरान ने जवाबी हमले में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिसका नाम था हाज कासिम, जो उनके मशहूर कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर है। ईरान ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी इस्तेमाल की जिसकी रेंज और सटीकता गजब की होती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल का मशहूर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम भी रहा। ईरान ने इजराइल की राजधानी, फाइनेंशियल बिल्डिंग और तेल रिफाइंड को निशाना बनाया। अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला था। अब सवाल ये है कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कमांडर्स की इतनी सटीक जानकारी आखिर कैसे हुई जो उनको मार गिराया? क्या ये पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है? लेकिन ईरान भी तो कम नहीं है ना, उनके पास भी हाईटेक साइबर सिक्योरिटी और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर्स है। फिर ये सटीक हमले कैसे हो रहे हैं? जवाब में है अंदरूनी साजिश, यानी कि अंदर का ही जो ये पूरी जानकारी दे रहा है। जी हाँ, कोई ना कोई अंदर का ही आदमी है जो कि इजराइल को लोकेशन दे रहा है। और सुनिए, एक और ट्विस्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स में सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी दी जा रही है। इजराइल के PM नेतन्याहू भी यही कह रहे हैं कि हमें पता है सुप्रीम लीडर कहाँ है और शायद ये जंग तब खत्म होगी जब वो मारा जाएगा। इजराइल और वेस्टर्न मीडिया ईरान में औरतों के मुद्दे को भी हवा दे रहा है। जिंदगी आज़ादी जैसे नारे उछाले जा रहे हैं। कहते हैं ईरान में औरतों पर जुल्म हो रहे हैं, उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। ये वही टेक्निक है जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ था। जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा कर लिया गया था तो सब चुप हो गए थे। अब वहाँ कोई औरतों की बात नहीं करता। इजराइल का असल मकसद है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होते तो शायद ये जंग इतनी बड़ी भी नहीं होती। लेकिन इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनकर उस पर अपना दबदबा कर लेगा और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो ये
प्रॉक्सी वॉर बन जाएगी चीन और अमेरिका के बीच में। रूस का पुतिन अभी खामोश है, लेकिन अगर बाइडेन वापस आए तो ये जंग और भी भयानक हो सकती है। अब भारत की बात करें तो भारत ईरान और इजराइल दोनों का दोस्त है। ईरान से हम 2.1 बिलियन का व्यापार करते हैं और इजराइल के साथ मिलिट्री डील्स, ड्रोन, मिसाइलें और इंटेलिजेंस जैसे सहयोग भी हमें उनसे मिलते हैं। लेकिन इस जंग का असर अगर हम देखें तो हमारे भारत पे भी पड़ सकता है। तेल और गैस की कीमतें 7 से लेकर 14% तक बढ़ सकती है। स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच सकती है। भारत भले ही न्यूट्रल रहे, लेकिन जंग किसी की भी हो, नुकसान हमारा भी हो सकता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका पहला टारगेट है ईरान और दूसरा है पाकिस्तान। ये दोनों इस्लामिक देश हैं जो उनके निशाने पर है, लेकिन पाकिस्तान पर वो सीधा हमला नहीं करेंगे। वो अंदरूनी तौर से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, जैसे ईरान में कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जंग अभी शुरुआती चिंगारी है। अगर ये बढ़ी तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। छोटे छोटे कदमों से ये जंग बड़ी हो जाएगी और इसका असर पूरी दुनिया पर ही पड़ेगा। तेल, गैस, स्टॉक मार्केट, सब कुछ इससे हिल सकता है। तो ये थी पूरी कहानी आसान भाषा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।